हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति, उसकी प्रकृति और कारण के विषय में डिस्कस करेंगे। ये फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और यह क्रांति, इसके जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्या कारण थे, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस अथवा यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना नहीं है, अपितु यह मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने मानव को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नए विचार दिए, जो विश्व के प्रत्येक कोने में फैल गई। एक प्रसिद्ध इतिहासकार राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, आधुनिक विश्व की दो क्रांतियों ने मानव को सबसे अधिक प्रभावित किया। कौन कौन सी थी? एक तो थी फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति, दूसरी थी औद्योगिक क्रांति। जो ये 1789 की फ्रांस की क्रांति थी, उसने विश्व के राजनीतिक में हलचल मचा दी और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को प्रकाश में लाकर विश्व को आधुनिक बनाया। दूसरी क्रांति है औद्योगिकरण क्रांति। इस क्रांति ने विश्व के आर्थिक जीवन को बदल डाला और उसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इन जो दोनों ये क्रांति हैं, इनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनका यूरोप पर व्यापक प्रभाव पड़ा। क्रांति के बाद यूरोप तथा विश्व के इतिहास में घटने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना पर किसी न किसी रूप में फ्रांस की क्रांति का प्रभाव अवश्य पड़ा है। अभी आते हैं इसके कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण। देखिए, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है गाइज? निरंकुश राजतंत्र, लुई 14वें के अयोग्य उत्तराधिकारी, शासकों की विलासिता, दोषपूर्ण शासन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, राजा की अपव्ययता, शासन में भ्रष्टाचार, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। अभी है सामाजिक कारण। इसके अंतर्गत है सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक वर्गों की स्थिति, तीसरा वर्ग, साधारण वर्ग, मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा। अभी आगे आती हैं आर्थिक कारण। इसके अंतर्गत क्या है? संपत्ति का असमान वितरण, व्यापार पर प्रतिबंध, दूषित कर प्रणाली, बेकारी की समस्या, जो ये कृषि व्यवस्था थी उसमें कमी आ गई, और ऋणग्रस्ता, और एक है गिल्ड प्रणाली, उत्पादन की गिल्ड प्रणाली। देखिए, अभी हम एक एक करके इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आप गाइज 2 बार वीडियो को सुन लेना, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजनीतिक कारण में क्या आएगा? राजनीति से संबंधित बातें, जैसे निरंकुश राजतंत्र हो गया, शासन व्यवस्था हो गई, कर प्रणाली हो गई, शासकों के बारे में हो गया, राजा के बारे में हो गया। सामाजिकरण में गाइज समाज के बारे में, समाज कितने वर्गों में विभाजित था, साधारण वर्ग का क्या महत्व था, मध्यम वर्ग का क्या था, उच्च का क्या था, ये सब बातें। और आर्थिक कारण के अंतर्गत जैसे संपत्ति, व्यापार, कृषि, और ये जो इसकी प्रणाली है कि कर प्रणाली क्या है, उन सब के बारे में। और धार्मिक में धर्म की बातें आएंगी। ठीक, अब ये देखिए राजनीतिक कारण के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र। इसके अंतर्गत क्या था? जो फ्रांस की क्रांति थी उसके राजनीतिक कारण में जो ये निरंकुश राजतंत्र है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो लुई 14वें के शासनकाल में जो ये निरंकुश राजतंत्र था, ये चरम सीमा पर पहुंच गया था। और उनका विश्वास भी था कि जैसे सभी गुण ईश्वर में निहित होते हैं, उसी प्रकार किसी भी समाज की सभी व्यक्तियों की संपूर्ण शक्तियाँ राजा में निहित होती थी। और ये जो निरंकुश शासन प्रणाली थी, इसके अंतर्गत जो राजा थे उनको असीमित अधिकार और बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान थी। उनकी शक्तियों को ललकारने वाला कोई नहीं था, वह अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाते थे। ठीक, एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा भी है कि राजतंत्र दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु भीतर ही भीतर वो क्या है, खोखला हो रहा था और दीमक उसे चाट रही थी। गोबर के ढेर पर खिले पुष्प के समान फ्रांस सुंदर तो अवश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन एक ठोकर से ढह जाने वाला भी था। अभी है जो ये लुई 14वां है, उसके अयोग्य उत्तराधिकारी थे। इसके अंतर्गत उसमें इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति का बिल्कुल अभाव था। ठीक है, वो हमेशा मनोरंजन, आमोद प्रमोद में ही डूबा रहता था और क्या था, व्यर्थ के ही खर्चे करता रहता था। इसके अंतर्गत क्या हुआ गाइज, उसने जो शासन प्रबंध था उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। ठीक है, वो सिर्फ वही निर्णय लेता था जो उसकी पत्नी बोलती थी। इसी प्रकार जनता उसको क्या बोलती थी, मैडम डेफिसिट का नाम से भी उसको पुकारा जाता था। अभी है शासकों की विलासिता। इसके अंतर्गत है फ्रांस के लगभग जो सभी शासक थे विलासिता का शिकार थे। वर्साय नामक स्थान पर एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया गया था, जो कि विलासिता का केंद्र बनकर उभरा था।
ठीक। अभी आगे है दोषपूर्ण शासन प्रणाली। जो ये इनकी जो शासन प्रणाली थी उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या थी, अव्यवस्थित थी। प्रशासन में योजना एवं व्यवस्था का पूर्ण तरह से अभाव था। फ्रांस के शासक थे और मंत्री थे, उन व्यवस्था जो ये इनकी दोषपूर्ण प्रणाली थी उनको सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। अभी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो निरंकुश शासन प्रणाली थी उसमें तो राजा को ही असीमित शक्तियाँ प्राप्त थी, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो दूर दूर तक सोचना भी अपराध समझा जाता था। अगर बाई चांस कोई इंसान कुछ गलती कर देता है या उसके विरुद्ध कुछ बोल देता है तो उनको क्या बंदी बना लिया जाता है। और जो ये कैथोलिक धर्म था उन लोगों के ऊपर थोपा जा रहा था। राजा की अपव्ययता, इसके अंतर्गत क्या है गाइज, ये जो राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था, जो राजा थे वे अत्यधिक मात्रा में जो धन था उसको खर्च कर रहे थे, जिसके कारण क्या थी, जो ये शाही घराने का जो खर्च था प्रति वर्ष 4 करोड़ डॉलर से भी अधिक माना जाता है। एजेन जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं एजेन, उन्होंने लिखा भी है कि राजा की छत्र छाया में फलने फूलने वालों के लिए निस्संदेह यह एक स्वर्ण युग था। शासन में भ्रष्टाचार, उनके शासन में बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जो उच्च वर्ग के लोग थे वे सरकारी जो पद थे उनको खरीद लेते थे। इन पदों पर खरीदने व बेचने के कारण जो राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उच्च पदों पर केवल जो वही अधिकारी होते थे जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा होता था। अन्यायपूर्ण कर प्रणाली, इस शासनकाल में अन्यायपूर्ण कर प्रणाली थी। जो ये पादरी वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, उनको तो करों में काफ़ी मात्रा में छूट दी गई थी गाइज। और जो ये निम्न वर्ग था इनको ढेर सारे कर देने पड़ते थे। अभी आगे आता है सामाजिक वर्गीकरण। समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। एक तरफ तो था जो ये कुलीन वर्ग है और दूसरी तरफ था जो बिल्कुल निम्न वर्ग है। जो ये कुलीन वर्ग है इनको अभी मैंने बताया कि करों में बिल्कुल छूट थी और ये निम्न वर्ग के लोग सारे करों का बोझ इनको उठाना पड़ता था। अभी है सामाजिक वर्गों की स्थिति। फ्रांस की सामाजिक संरचना तो दोषपूर्ण थी ही। इसमें समाज के जो वर्ग थे उनकी जीवन शैली संसाधन में दिन रात का अंतर था। मुख्य रूप से आम आदमी तो बिल्कुल असंतोष का ही जीवन जीता था। सभी सुख सुविधाएं उच्च वर्ग के लोगों को मिलती थी, निम्न वर्ग के लोगों को बिल्कुल हीन ही की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें सुख सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। उनको तो इवन जो वो खेती करते थे उनको भी बिल्कुल भरपेट भोजन ही मिले इतना ही अनाज रखना पड़ता था। अभी है मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा। इसके अंतर्गत क्या है, फ्रांस में के व्यापार में विकास के कारण एक नया वर्ग उभर कर सामने आया था, वह था मध्यम वर्ग। इसमें न केवल धनी उद्योगपति व्यापारी थे अपितु नौकरी पेशा व्यक्ति भी शामिल थे, जिसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और समाज का बदलाव काफ़ी हद तक इसी वर्ग के ऊपर निर्भर है। अभी है आर्थिक कारण। इसमें है संपत्ति का असमान वितरण। क्रांति से पहले क्या था, जो ये संपत्ति का विभाजन था दोषपूर्ण था। एक वर्ग वही बताया भूमि पूंजी उत्पादन का पूरा अधिकार था। दूसरी तरफ क्या था, जो बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग थे उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। फिर भी सारे करों का भुगतान इन्हीं के ऊपर किया जाता था जो ये निम्न वर्ग था। व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे और जिस कारण क्या था, व्यापार और वाणिज्य के विकास ठप हो गए थे, क्योंकि वही है जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए शासकों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में कर लिया जाता था, जिसके जो ये शासन प्रणाली है बहुत अधिक हतोत्साहित हुई। दूषित कर व्यवस्था की, वही कर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते थे, जबकि गरीबी लोग अपनी इतना कर नहीं चुका पाते थे, जिसमें असाधारण लोग धीरे धीरे असंतोष और भी अधिक मात्रा में बढ़ता गया। अभी है बेकारी की समस्या। इसके अंतर्गत क्या हुआ गाइज, जो ये फ्रांस की क्रांति से पूर्व क्या था, जो औद्योगिक परिवर्तन हुए, जो इसमें जो उद्योग धंधे थे वो बिल्कुल नष्ट हो गए और जो मजदूर लोग थे और ये बिल्कुल एकदम बेकार होने लगे। ठीक है। अभी आगे है कृषि की जो व्यवस्था थी उसमें बिल्कुल कमी आ गई। स्वतंत्र किसान कृषि दासों पर अनेक प्रकार से प्रतिबंध लगाते थे। किसानों को जागीरदारों के खेत में बेकारी करनी पड़ती थी और उनको वे किसान जो उच्च वर्ग के जो किसान थे बिल्कुल इतना ही भोजन देते थे कि उनका पेट भी बड़ी मुश्किल से भरता था। अभी आगे उत्पादन की जो ये गिल्ड प्रणाली है, इसके अंतर्गत क्या होता था गाइज, जो वस्तु की गुणवत्ता में अगर यदि कोई सुधार भी लाना चाहे तो वो भी नहीं
ला सकता था, क्योंकि गिल्डों ने अपने ऐसे नियम और कानून बना रखे थे कि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए इसमें कोई स्थान नहीं था। तो गाइस देखिए, होप सो आपको समझ आया होगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।